हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। और आज यहाँ पे आपको स्लाइड में दिख रहा होगा जो नेशनल कमीशन फॉर एससी है, राइट। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में, तो जो हमारा अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है इस पे बात करेंगे। देखिए अभी हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, आप में से जो न्यू स्टूडेंट है मैं उनके लिए बता दूं, कम से कम नहीं तो हमारी 4-5 क्लासेज हो चुकी हैं, ठीक है। मिनिमम 5-6 क्लासेज हो चुकी होंगी जिनमें हमने ये बताया स्टार्टिंग से आपको कि जो हमारे संवैधानिक निकाय हैं, राइट, कौन से संवैधानिक निकाय, या कि हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ किसकी कर रहे हैं, संवैधानिक निकाय की। उसके बाद आपके आएंगे गैर संवैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय आते हैं, ये सारी चीजें अलग अलग है। और संवैधानिक निकाय का मतलब क्या है कि जिसके बारे में हमारे संविधान में बातें लिखी गई हैं या कि किसी संशोधन के द्वारा जो बातें संविधान में ऐड की गई हैं वो सारे हम उन्हें कहते हैं, मतलब कि किस निकाय के अंतर्गत आते हैं, एक संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आते हैं। और उन्हीं को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि ये हमारे हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने अभी तक, यदि मैं बात करूँ, आज एक बार मैं फिर आपको रिकॉल करा देती हूँ कि कौन कौन से संवैधानिक निकाय हैं और कौन कौन से संवैधानिक निकाय को हम लोग कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो भी लिखे ना होंगे आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला संवैधानिक निकाय हमने बात की थी तो इलेक्शन कमीशन था, राइट। उसके बाद हमने दूसरा देखा था यानी कि निर्वाचन आयोग। उसके बाद था संघ लोक सेवा आयोग, फिर था राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और वस्तु एवं सेवा कर परिषद। तो इनके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये 5 आयोग के बारे में। अब हमारा जो आज अगला आयोग है यहाँ पे कि अनुसूचित जातियों के लिए, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर एससी और नेशनल कमीशन फॉर एसटी। एंड उसके बाद आएगा जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए आपका है, यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग है जो राष्ट्रीय स्तर पर। और इसके बाद एक आ गया कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो विशेष अधिकार की बात की गई है, ये भी आपका एक संवैधानिक निकाय है। और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो आता है वो भी आपका क्या है, संवैधानिक निकाय में ही आएगा। और भारत के जो महान्यायवादी हैं ये भी आपके कहाँ पे आते हैं, संवैधानिक निकाय के अंतर्गत ही आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंडर में ही आएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद तक की हम लोग बात कर चुके थे। और यहाँ पे आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, मेन काम है कि चीज़ों को सिर्फ सुनना नहीं है, ठीक है। ये मैं अपने प्रॉफिट के लिए नहीं बता रही हूँ, इसमें आपका ही फायदा है कि रफ और पेन अपने साथ लेके बैठिए और जो भी मैं बोलती जा रही हूँ और उसे आप लोग अपने नोट्स में नोट करते जाइए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए यहाँ पे आई होप कि आप लोग जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं वो लिखते जा रहे होंगे, आपकी प्रॉपर एक नोट्स। अब आपको थोड़ा फील आ रहा होगा कि हाँ हमारी एक नोट्स बन के तैयार हो चुकी है, रिवीजन के टाइम में हमें दिक्कत नहीं होगी। और मोस्टली देखिए पीटी में क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएंगे, जितना मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है। तो चाहे स्टेट का हो चाहे यूपीएससी का ही आप क्यों ना दे रहे हो, या तो अदर लेवल वनडे लेवल का दे रहे हो, तो वहाँ पे डायरेक्ट बस इतना पूछा जाता है कि मतलब ये कौन सा निकाय है, या कब इसका फॉर्मेशन किया गया था, या इसके मेन टाइम पे हेड कौन है। इतने से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, या तो उनका आर्टिकल पूछ ले। और क्योंकि स्टेट पीसीएस वाले हो गए या तो यूपीएससी, तो थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है, वहाँ पे आपसे कुछ स्टेटमेंट टाइप का दे दिया जाएगा कि इनके कार्य क्या है, इनके नियुक्ति कौन करता है, इनके वेतन भत्ता कहाँ से दिया जाता है, वो सारी चीज़ें आपसे फिर डीप में पूछा जाएगा। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, हालांकि मैं हर एक एग्जाम को यहाँ पे मद्देनज़र रखते हुए हर चीज़ बताने की कोशिश करती हूँ कि चाहे आपका हाई लेवल का एग्जाम हो या लो लेवल का एग्जाम हो, वहाँ पे आप लोग क्या करें कि सारे क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं आप पुट अप कर पाएँ। सो आप यहाँ पे आप क्या करना है, लिखते जाना है। और इसमें देखिए सबसे पहले अभी हम बात करें यदि कि ये कैसा निकाय है, वो तो मैंने आपको बता दिया पहले ही कि जो हमारा अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है, आपको चाहे तो इंग्लिश में हेडिंग डालिए या तो हिंदी में डालिए, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो राष्ट्रीय यानी कि अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। और इसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे ये कैसा निकाय है ऐसे करके आपको लिखना है संवैधानिक निकाय। ज़्यादा नहीं लिखना, नोट्स आपकी है, पढ़ना आपको है। यहाँ पे अब इतना सजा धजा के मत रखिएगा कि शादी होगी तो अपनी वाइफ को देंगे या अपने हस्बैंड को देंगे, उस हिसाब से नहीं, आपको पढ़ना जितना मतलब लिख सकते हैं शॉर्ट कट के उतना लिखिए। और आपके पढ़ने के बाद भले ही वो किसी काम की न रहे, चलेगा। इसलिए यहाँ पे आपको क्या लिखना, सिर्फ इतना लिखना है कि ये एक संवैधानिक निकाय है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, इसका आर्टिकल नंबर। आर्टिकल ये किस में आता है, तो आर्टिकल ये 338 में आता है। इसमें को थोड़ा सा कहानी में लोचा है, और यहाँ पे है क्या चीज़, थोड़ा इसे हम लोग जान लेते हैं डिटेल से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आखिर इसमें हुआ क्या था।
देखिए क्या था कि जो हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग था, तो ये एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद भी हमने देख लिया कि 368 किया गया इसमें। लेकिन क्या था यहाँ पे कि जो राष्ट्रीय आयोग, कुछ अन्य हमारे राष्ट्रीय आयोग दिए गए हैं। जैसे कि यदि हम देखें जो अदर नेशनल कमीशंस हैं, लाइक आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये डेट और सन लिखते जाइएगा, अभी ये भी आएंगे, लेकिन ये संवैधानिक आयोग में नहीं आ रहे हैं, राइट। तो इनको भी हम लोग पढ़ेंगे। आपके जो MPBCS वाले हैं उनके सिलेबस में ये चीज़ें मेंशन है, आपके PT के सिलेबस में, तो आपको ये ध्यान रखनी है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स है, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग है, ये कब लाया गया था? आपका 1992 में लाया गया था। उसके बाद आपका आता है कि जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, कब आया था? 1993 में आया था, अल्पसंख्यकों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग आया था। और उसके बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भी 1993 में आया था। NCERT में हम लोग ने इसे डिटेल से पढ़ा, खैर मानव अधिकार को। अब यहाँ पे बात करें कि बाल अधिकार के संरक्षण के लिए आयोग है, 2007 में आया था। और जो स्टेट वाले होते हैं ना, मतलब अब क्या ही कहें, कैसे का क्वेश्चन पूछते हैं। MP का जो अभी 2020 वाला एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, तो ये कब, मतलब कि इसका गठन हुआ था। 2007 दिया था, ठीक है। इतने क्लोज ऑप्शन दिया था कि 1 जनवरी 2007 या 1 फरवरी 2007 या 1 दिसंबर 2007, मतलब कि यहाँ पे उसकी डेट और महीना भी याद रखना था। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप लिख के उसे बार बार रिवाइज करेंगे, तब चीज़ें आपको समझ में आएगी कि एग्जैक्टली में है क्या चीज़, ठीक है। तो जब हम इसको पढ़ाएंगे तो आपको जहाँ जहाँ भी पढ़ा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको डेट मंथ सब कुछ बताते चले, ठीक है। तो इसमें अभी आपको क्या लिखना है कि जो बाल संरक्षण अधिनियम लाया गया था, 2007 में लाया गया था। ये मैंने जो 1 जनवरी बताया वो जस्ट एक एग्जाम्पल मैंने बताया, ठीक है, उसे नोट मत कर लीजिएगा। और यहाँ पे ये सारे के सारे क्या हैं कि संवैधानिक आयोग ना होकर आपके क्या है, सांविधिक आयोग, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि ये हमारा संवैधानिक आयोग है। ST वाला भी संवैधानिक आयोग है, OBC वाला भी आपका संवैधानिक आयोग है, जो अल्पसंख्यक भाषा के लिए विशेष अधिकार है वो भी आपका संवैधानिक आयोग है। लेकिन यहाँ से जब भी अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि ये होगा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, और जो आपका आता है यहाँ पे कि माइनॉरिटीज के लिए, यानी अल्पसंख्यक के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है, या राष्ट्रीय मानव अधिकार जो है, या बाल संरक्षण के लिए जो है, तो वो क्या, कैसे मतलब निकाय है, तो वो आपके संवैधानिक ना हो के सांविधिक निकाय है, याद रखिएगा, राइट। अब यहाँ पे आता है, क्योंकि इनकी देखो संवैधानिक सांविधिक, संवैधानिक का तो मैंने बता दिया कि क्यों संवैधानिक है, लेकिन यहाँ पे ये पूरे से इसी में बताया गया है कि ऐसा क्यों होता है, इन्हें हम सांविधिक क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इनकी स्थापना है ना पार्लियामेंट के अधिनियम के द्वारा की जाती है, इसलिए वो सांविधिक होते हैं, क्योंकि एक कानून बना के इसकी स्थापना की जाती है। तो ये सांविधिक या कानूनी अधिकार, देखो हम लोग कहते हैं कि जो हमारा 31 आर्टिकल है, जो कि हमारा पहले फंडामेंटल राइट था, संपत्ति का अधिकार था, लेकिन अब वो एक सांविधिक या कानूनी अधिकार हो गया है। तो देखो उसे कानून के रूप में अभी भी हम, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी हमारी कोई संपत्ति हड़प ले, जबरदस्ती का ले ले, हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं, लेकिन अब फंडामेंटल राइट की बिल्कुल एकदम से हमारे पास ये मौलिक अधिकार ही है, नहीं लेना चाहिए, ऐसा वो हटा के उसे एक कानून बना के कानून के तहत रखा गया। ऐसे ही ये सारे अधिनियम भी हैं, सॉरी ये सारे आयोग हैं, जिनको कि एक कानून बनाया गया, और कानून के तहत यानी कि पार्लियामेंट में बाकायदे बिल वगैरह आया, एक्ट पारित हुआ, और उसके बाद इनका गठन हुआ, और इसलिए ये सांवैधिक कहे जाते हैं। संवैधानिक क्यों? क्योंकि पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, या उनके आर्टिकल में संशोधन करके मेंशन किया गया। और सांवैधिक इसलिए क्योंकि ये कानून के द्वारा बनाए गए, तो इसे सांवैधिक या कानूनी अधिकार या निकाय कहते हैं, ठीक है, तो या आयोग आप कहोगे। तो ये बातें आपको याद रखनी है, इसके पीछे का रीजन याद रखना है कि क्यों, क्योंकि ये पार्लियामेंट के इसमें एक एक्ट आता है और उसके तहत ये बनाया जाता है, राइट। अब बढ़ते हैं आगे कि इसका आयोग का जो उदय है ना, फॉर्मेशन है, वो कैसे हुआ। जो हमारा आयोग का ये बनता है, ये कैसे बनता है, क्योंकि पहले दो थे, जैसे अभी हम SC और ST पढ़ते हैं, ये दोनों एक में ही मर्ज थे, इसे बाद में अलग किया गया। तो थोड़ा इसकी हिस्ट्री भी जान लेते हैं कि है क्या। संविधान में इसका जो आर्टिकल था
आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 338 यानी कि 338 था, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध करता था। कौन? जो हमारा आर्टिकल 338 था। ये दोनों ही के लिए, एससी और एसटी के लिए जो राष्ट्रीय आयोग था, उन दोनों के लिए जो उसके विशेष अधिकारी होते थे उनकी नियुक्ति के लिए यहाँ पे उपबंध दिया गया था। और जो क्या करते थे कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित जितने भी आपके मामले होते थे तो उनका निरीक्षण करें तथा उनसे संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष इन्हें रखने होते थे, राइट। पहले एक में ही थे, मैं जो बता रही हूँ प्लीज ध्यान से सुनिएगा कि ये दोनों ही निकाय एक साथ ही थे और इन्हें बाद में फिर अभी इसकी कहानी आगे है। तो इसमें क्या हुआ कि दोनों का एक ही काम था, मिला के रखा गया था। उसके लिए एक ही हेड होता था जो कि अपना जो प्रतिवेदन था राष्ट्रपति महोदय को देता था और उसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त कहा जाएगा तथा उसे जो उक्त कार्य सौंपे गए थे, जैसे यहाँ पे मतलब कुछ कार्य थे जो कि उसे दिए जाते थे। अब देखिए हुआ क्या था कि 1978 यानी कि जो 1978 का टाइम था, तो वहाँ पे सरकार ने क्या किया कि एक संकल्प के माध्यम से अनुसूचित जातियों एवं जो भी वहाँ की जनजातियों के लिए एक गैर सांविधिक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की। और इसके बाद क्या हुआ कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयुक्त का कार्यालय भी अस्तित्ववान रहा। यानी कि इसमें अभी जो बताया गया ना कि 1978 में सरकार ने क्या किया कि जो पहले था वो था, यानी कि जो ये दोनों एक साथ मर्ज थे वो तो थे, लेकिन इसमें एक आप ऐसा कह सकते हो जो गैर सांविधिक था बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना यहाँ पे कर दी गई थी। पहले ये भी था, इसके अलावा भी एक यहाँ पे गैर सांविधिक आपका एक निकाय या एक आयोग की स्थापना कर दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। 1978 की बात थी। लेकिन वहीं पे जब आता है 1987 और 1987 में क्या किया जाता है कि सरकार ने क्या किया, फिर से सरकार ने एक संकल्प, जो आपका संकल्प है उसके माध्यम से यहाँ पे क्या करती है कि आयुक्त के कार्यों में संशोधन किया तथा आयोग का जो नाम था उसे बदल कर अब क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया गया, राइट। तो पहले जो नाम था उसके नाम को बदला गया और उसके नाम को बदलने के बाद अब यहाँ पे क्या कर दिया गया था कि अभी अलग नहीं किया गया, सिर्फ नाम में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था और उसे अब नाम में ये रख दिया गया था कि जो आपका है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया गया। अब आगे क्या होता है, अब आगे की कहानी यहाँ पे जो है 65वां संविधान संशोधन होता है 1990। एस्टिक मार्क लगा के कहीं पे इसे नोट कर लीजिए जहाँ पे लिख रहे हो। ये जितने भी संविधान संशोधन है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1990 में जब हमारा 65वां संविधान संशोधन हुआ, वहाँ पे ये हुआ ना कि इस अधिनियम के द्वारा जो है अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी के स्थान पर एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई। और इस संवैधानिक आयोग ने क्या किया कि अनुसूचित जो जाति थी एवं जनजाति आयुक्त के साथ ही 1987 के सरकार द्वारा स्थापित आयोग का भी स्थान लिया। और 2003 में इसे पुनः फिर क्या किया गया, 2003 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 89 नंबर का, ठीक है। तो 1990 में 65वां हुआ था। 89 नंबर का कहाँ पे हुआ, ये अनुसूचित जाति के मतलब उसी के लिए हुआ था। तो ये हुआ था जो 89वां था हमारा 2003 में। और इसमें क्या किया गया कि राष्ट्रीय आयोग जो था इसका 2 भागों में विभाजन कर दिया गया। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका कि यहाँ से तो पूरी कहानी चली आ रही थी, अभी उसी के अंदर पूरा मतलब इधर उधर का बना के मिक्सचर बना रहे थे कि वही रहेगा, नाम बदला जाएगा, दोनों ही हेड मतलब कि दोनों को ही लीड करने वाला एक ही मेंबर्स होगा उसमें और उसकी हेल्प के लिए आप बहुसदस्यीय निकाय कर दो। लेकिन अब जो हुआ ना 2003 में कहानी ख़त्म कर दिया। सरकार ने सोचा कि ये मतलब बवाल ही चल रहा है, मतलब इसका उसका उसका इसका सबको अलग करो, अलग करोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 2003 में गवर्नमेंट ने क्या किया, ये 89वां संविधान संशोधन था और यहाँ पे दोनों को ही अलग कर दिया। दोनों को किसको, जो एससी था और एसटी था। और वहाँ पे क्या बनाया गया, जो मुद्दे की बात आती है, एक आता है 338 का, एक का आता है यानी कि ए और 338 में आपका रखा गया एससी के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है, 338 के ए में रखा गया जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए बात की गई थी, एसटी के लिए रखा गया, ठीक। तो इनको अलग करके
इनमें तो ये दोनों ही रख दिए गए। अब क्या होता है, वर्ष 2004 से पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्व में आया और आयोग के जो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य हैं। आयोग में मेंबर कुल कितने होंगे, तो एक चेयरपर्सन, यानी कि आपके एक चेयरपर्सन होंगे, एक वाइस पर्सन होंगे यहाँ पे, एंड जो आपके 3 अदर्स मेंबर होंगे। यानी कि आपके कौन हो गए, एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे और 3 अन्य सदस्य इसमें काम करेंगे। टोटल मिला के कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा उसके आदेश एवं मुहर लगे आदेश द्वारा नियुक्ति किए जाते हैं और उनकी सेवा शर्तें एवं कार्यालय भी राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति ही इन्हें नियुक्ति करेंगे, राष्ट्रपति ही इन्हें क्या करना है, कितना पैसा देना, क्या करना, कैसे करना, वो सारी चीज़ें यही करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मैं बता रही थी कि डेट सहित आपको लिखना है, तो पूरी कहानी आपको समझ आ चुकी है कि अब हम बात कर रहे हैं जबकि अलग ही होते हैं। तो अलग होते हैं जब, तब की बात की जाए तो 2003 में ही ये पूरा कांड हो चुका था। तो 2004 यानी कि 19 फरवरी, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए है। ठीक है। 19 फरवरी 2004 को इसका फॉर्मेशन होता है, किसका, राष्ट्रीय यानी कि अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर एससी जो है, शेड्यूल कास्ट है, तो इसका फॉर्मेशन होता है कब, 19 फरवरी 2004 को। और ये 2089वें संविधान संशोधन के तहत 2003 के तहत ये अस्तित्व में आया था। ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे कि जो ये पूर्ववर्ती आयोग हमने देख लिया पूरा कि ये राष्ट्रीय आयोग, ये मतलब कि दोनों ही मिक्स थे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, पूरा मतलब इसका किसका, एससी वाले की बात कर रहे हैं, इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ मिलेगा, तो जो आपका हेडक्वार्टर आएगा वो आपका आएगा नई दिल्ली में। ठीक है। यानी कि न्यू दिल्ली में आएगा। उसके बाद आपका जो आता है यहाँ पे कि इसके, अभी हमने पढ़ा ना कि जो हमारे यहाँ पे हेड होंगे, एक मतलब सदस्य होंगे, 3 अन्य होते हैं। तो इनमें से देखिए कि कौन कौन से हैं। हालांकि अभी मैंने चेक किया तो लेटेस्ट डाटा में भी यही बता रहा, आपके पास कुछ हो करंट अपडेट तो बताइएगा, लेकिन मैंने चेक किया तो भी यही बता रहा था कि जो इसके अभी वर्तमान समय में चेयरपर्सन है वो कौन है, तो वो हैं आपके विजय सांपला। ठीक है। और उसके बाद आपके हैं जो वाइस पर्सन है वो आपके हैं अरुण हालदार। ठीक है। यानी कि जो हालदार हैं इनको याद रखना है। और 2 अदर मेंबर्स जो हैं उनमें से अंजू वाला है, सुभाष पारधी हैं, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। लेकिन करंट अपडेट यदि मिलता है तो प्लीज़ उसे भी आप शेयर करिएगा। और अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये इनमें से सबसे बड़ी बात है कि ये अनुसूचित जातियों के लिए है, तो क्या यहाँ पे कोई भी मेंबर इनका चेयरपर्सन, वाइस पर्सन बन सकता है। तो अध्यक्ष के लिए ये क्राइटेरिया रखा गया है कि जो भी चेयरपर्सन होगा इसका, वो कौन होगा, सिर्फ एससी का मेंबर ही होगा। ठीक है। यानी एससी का मेंबर है, सुप्रीम कोर्ट का मेंबर नहीं बता रही हूँ। एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट का मेंबर ही इसका क्या बन सकता है, चेयरपर्सन बन सकता है। अदर किसी कास्ट का मेंबर यहाँ पे चेयरपर्सन के रूप में नहीं काम करेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर यहीं पे आपको घुमाता है। अब आता है कार्यकाल और सेवा शर्तें, तो हमने पहले ही बात कर ली कि ये राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। और ये जो आयोग है, तो आयोग तो ऐसे देखने के लिए तो बनाया नहीं गया होगा कि भाई आयोग बना दिया जाए तो हम देखेंगे कि कैसा है, ऐसा कुछ नहीं, इसका कुछ काम भी होगा। तो ये कुछ रिपोर्ट्स तैयार करता है। ठीक है। तो जब ये रिपोर्ट अपनी तैयार करता है तो किससे देगा, ये अपनी रिपोर्ट तैयार करके देता है हमारे राष्ट्र के प्रेसिडेंट को। किसे सौंपता है अपनी रिपोर्ट, भारत के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्हें अपनी रिपोर्ट बखूबी सौंपता है। और इनके वेतन भत्ते का जो भी क्राइटेरिया है कितना होता है तो राष्ट्रपति तय करते हैं। लेकिन एक ओवरऑल देखा जाए कि कितना मिलता है, तो जितना भारत सरकार के सचिव का वेतन होता है सेम उसी के समान, सचिव बोल रहे हैं, सेक्रेटरी। ठीक है। तो जितना सचिव का वेतन होगा, देखो जो हम आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं जो उसका ना सबसे हाई लेवल वाला पोस्ट होता है सचिव का ही होता है। तो यहाँ पे जो सचिव का वेतन होगा उतना ही वेतन इन आयोग के अध्यक्षों का होगा। अब आता है यहाँ पे कि इनके कर्तव्य की बात कहाँ पे की गई है, तो आर्टिकल 338 का 5 में बात की गई है, जो सब आर्टिकल है। और भाग कौन सा है, भाग यहाँ पे आपका आएगा 16। ये जो 300 अभी हम बात कर रहे थे, यहीं पे लगे हाथ रिकॉल कर लीजिए कि यूपीएससी का कौन सा भाग है और जो आपका निर्वाचन आयोग है वो कौन से भाग के अंतर्गत आता है। तो यूपीएससी
एंड स्टेट पीएससी जो आपका आता है, और उसके बाद जो हमारा आता है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इसमें यदि हम बात करें तो यूपीएससी के लिए भाग यानी कि 315 से 323 तक आर्टिकल आते हैं। भाग कौन सा आएगा? भाग 14 आएगा। उसके बाद दोनों के लिए वही है, ठीक है। इसका इलेक्शन कमीशन का भाग कौन सा आता है? यानी 324 से लेके 329 तक के आर्टिकल आते हैं, यानी कि भाग इसमें आएगा 15। अब 16 भाग 338 ये कहाँ पे आता है? जो आपके SC ST के लिए ये जो आयोग है, इन ये भाग किसके अंडर में आएंगे? तो देखो SC हो चाहे ST हो, ये दोनों ही इसी भाग में आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 338 का सब आर्टिकल बनाया गया ना ST के लिए, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना। तो भाग इसका 16 ही होगा दोनों का, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि पहले से अभी तक के कौन कौन से रहे हैं, क्योंकि देखो मैंने बताया ना कि एग्जामिनर का माइंडसेट बहुत ही उल्टे किस्म का चलता है मतलब बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा जाता है। पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन से नहीं थे, सारे के सारे नाम ही रट्टा मारने पड़ते हैं। एक बार देख लीजिए आप, ज़्यादा नहीं है। इसमें से पहले जो बने थे सूरजभान सिंह थे, पहले हेड इसके थे। और उसके बाद आते हैं आपके बूटा सिंह और PL पूनिया, 2 बार बने। और राम शंकर, एंड वर्तमान में भी जो है विजय सांपले हैं। और मैं फिर आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर लगा दूं कि विजय सांपले, मैंने जहाँ तक चेक किया, आज ही मैंने चेक किया, तो यही दिखा रहे हैं। लेकिन फिर भी आपके पास कोई अपडेट हो तो आप प्लीज़ शेयर कर सकते हैं कि ये नहीं कोई और हो चुके हैं। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि इनके कार्य क्या क्या हैं, जो हमारे ये हैं, मतलब कि इस जो आयोग के बनाए जाते हैं मेंबर्स, उनको क्या क्या काम करना पड़ता है, कैसे कैसे, तो उसको आज नहीं बात करेंगे, हम कल आपको बताएंगे। एंड आई होप कि आपको आज जो चीज़ें बताई गई हैं समझ में आई होगी। एंड फिर से कह रही हूँ कि आप ये गलती मत करें कि चुपचाप सुन लें और मूक बधिर बन के लिखें नहीं। आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, उसे लिखा करिए, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि आपकी नोट्स होगी, आपके हाथ में होगी। तो हो सकता है कि आपका माइंड बहुत शार्प हो, आप सुनते ही याद कर लो सारी चीज़ें, लेकिन बहुत टाइम तक नहीं रह पाएगा वो। और मेन टाइम में भूल जाए तो फिर तो गड़बड़ी है। मेन टाइम तक याद रखना, मतलब मेन टाइम का मतलब है कि एग्ज़ाम तक हमें चीज़ें याद रहे तो बेहतर होता है। एग्ज़ाम के बाद याद रहे ना याद रहे, कौन पूछता है भाई, तब तो हम ऑलरेडी बुद्धिमान ही होते हैं। तो इसलिए इस बात को याद रखना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एंड इसका मैं पार्ट आगे का पढ़ाऊँगी, क्योंकि आयोग के अभी जो कुछ कार्य हैं ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना कि क्या क्या काम हैं इसके, और इसलिए फिर मिलते हैं।